हाय स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर पार्ट 2। तो अगर कोई व्यूअर्स ऐसे हों जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो पार्ट 1 पढ़ लें, क्योंकि पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बारे में आपको हम पूरा पार्ट 1 में बता चुके हैं। प्रेजेंट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, पहचान क्या होता है, सेंस क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोग को हम दे चुके हैं। अब आइए आगे की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है, लिखा हुआ है की वर्ड्स। की वर्ड्स क्या होता है? देखिए, इंडेफिनिट यानी अभी हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि इंडेफिनिट होता है कैसा सेंटेंस जिसमें अनिश्चित की बात की जाए, यानी हैबिट और रूटीन की बात की जाए। तो मेन पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि हैबिट और रूटीन की बात की जाएगी। तो जब हैबिट और रूटीन की बात की जाएगी तो कुछ तो वर्ड ऐसा होगा जो पार्टिकुलर हैबिट और रूटीन के लिए आता होगा। दीज आर द वर्ड्स, यही वो वर्ड्स है, इसीलिए यहाँ पर हेडिंग दिया गया है की वर्ड्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये सब वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट का प्रयोग हैबिट या रूटीन के लिए किया जाता है। और देखिए, ये वर्ड आपके हैबिट को बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा कि आपकी हैबिट के परसेंटेज क्या है। 100% है, 90% है, 80% है, 70% है या 0% है, उसके फ्रीक्वेंसी को बताएगा। वहाँ पर हमने बेसिक में पढ़ा कि हैबिट बताएगा और यहाँ हैबिट की फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये तो पहले वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया। क्या होगा इसका इंग्लिश? आई प्ले क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है इसमें, ये आपको पहले से क्लियर है। अब जरा यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका एक वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हो जाएगा मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। हमेशा यानी फ्रीक्वेंसी 100% पे गई आपकी। उसके बाद बोला गया कि मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ। अक्सर यानी 80-90 के बीच में आ जाएगा। फिर हो गया कि मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ, या कभी खेलता हूँ कभी नहीं खेलता हूँ, यानी 50% से नीचे में आ सकता है। शायद ही कभी खेलते हैं, यानी ना के बराबर खेलते हैं, यानी 10% 20% के बीच में आएगा। कभी भी नहीं खेलता, नेवर, कभी नहीं, यानी 0, क्रिकेट हम खेलते ही नहीं है। उसी प्रकार से मैं हर रविवार क्रिकेट खेलता हूँ, एक रूटीन बता दिया अपना। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं जो आपके हैबिट या रूटीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा कि आपका हैबिट और रूटीन कितना तगड़ा है, कितना हद तक आप इस चीज़ को करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है। सिंपल ट्रांसलेशन तो आपको बनाने मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ का होगा आई प्ले क्रिकेट। ये जो की वर्ड्स यहाँ पर लिखा गया है, ये की वर्ड आपके जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। कहाँ यूज होगा? सब्जेक्ट के बाद, यानी यही वो प्लेस है जहां पर आपका कीवर्ड यूज होगा। अब जरा देखिए, तो अगर सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूं तो इसका होगा आई प्ले क्रिकेट। तो अगर सेंटेंस रहे कि मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं, यहाँ वर्ड हमेशा रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑलवेज हो जाएगा, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार से मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ अक्सर है तो यहाँ क्या होगा? ऑफन हो जाएगा, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार से मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार से कि मैं कभी शायद ही कभी क्रिकेट खेलता हूं, हो जाएगा आई सेल्डम प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार से मैं क्रिकेट कभी खेलता ही नहीं हूं, तो आई नेवर प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार से कि मैं हर रविवार क्रिकेट खेलता हूं, इट मीन्स कि आई एवरी संडे प्ले क्रिकेट। ये वाले वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो वर्ड आया है संडे, ये चेंजेबल है, यानी यहाँ पे आप, यहाँ दिन का नाम बताया गया, यहाँ आप चाहें तो महीना, साल, कुछ भी बता सकते हैं। मैं हर सुबह क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हर रात क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हर रविवार खेलता हूँ, हर शनिवार खेलता हूँ, मैं हर महीने खेलता हूँ, मैं हर साल खेलता हूँ। यानी ये वर्ड चेंजेबल है। और याद रखिएगा, जो वर्ड चेंजेबल हो उस वर्ड का प्लेस भी चेंजेबल होगा। यानी आप यहाँ तो लगा ही सकते हैं, ये तो रूल बता ही दिया कि सब्जेक्ट के बाद आएगा। सारा कीवर्ड कहाँ लिखाएगा? सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जो चेंजेबल कीवर्ड है उसको आप चाहें तो एंडिंग में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, रहेगा मैं हर रविवार क्रिकेट खेलता हूँ, ये भी सही है, आई एवरी संडे प्ले क्रिकेट। और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। ये सिर्फ इसके लिए बताया, सिर्फ इसके लिए, इसके अलावा किसी में नहीं। ये सिर्फ ये लास्ट में जा सकता है, बाकी टोटल का टोटल आपका सब्जेक्ट के बाद लिखेगा। तो ये एक रूल आपसे क्लियर हो गया। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी वर्ड में हमेशा, कभी, कभी कभार, शायद ही कभी, ये सब लगा के क्लियर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल में लिखा हुआ है डबल वर्ब। डबल वर्ब क्या होता है? यानी एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए। देखिए, तो एक वर्ब है आपका चाहता और एक वर्ड है आपका मिलना।
जब दो वर्ड आता है तो हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हो जाता है कि यहाँ पर हम पहला वर्ड कौन सा लिखें, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में दो वर्ब आ गए तो पहले ये लिखें या पहले ये लिखें। हिंदी के अनुसार चले, पहले हिंदी में ये वर्ब आया तो हम इंग्लिश में ये वर्ड, ऐसा नहीं है। टेंस पहचान से होता है, तो बताइए टेंस का पहचान इस वर्ब में है कि ये वर्ब में है? जाहिर सी बात है इसमें है, ता ते ती लगा हुआ है, तो जो टेंस का पहचान वाला वर्ब होगा वो पहले लिखाएगा और जो बिना पहचान वाला होगा वो लास्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस है मैं चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया वांट, और जो दूसरा वर्ब होगा उसमें चूंकि यहाँ ना लगा हुआ है तो ना के लिए हम कई बार बता चुके हैं क्या लगता है, टू लगता है। बस टू लगा के, और टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो आई वांट टू, और उसके बाद क्या है यहाँ पर, मिलना, तो वर्ड हो जाएगा आई वांट टू मीट, और किससे मिलना, तो यू। बस बन गया आपका। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वांट, खासकर वांट और टू भी रह सकता है, इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो एक वर्ड आता है वाना, ये बहुत अच्छा लगता है बोलचाल में, तो हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, और एक आई वाना गो देयर, ये भी सही होगा। ज़्यादा अच्छा कौन लगा, आई वॉन्ट टू गो देयर या आई वाना गो देयर? जाहिर सी बात है वाना अच्छा लगेगा, तो वांट टू की जगह पर अगर आप चाहें तो वाना का प्रयोग बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे एक मार्कर चाहिए, ऐसा भी सेंटेंस बोलते हैं ना, आई वाना मार्कर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये अलग चीज़ आपको बता दिया। मेन ये रूल है कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए तो पहले वर्ब कौन वाला होगा, ताते ती वाला, और उसके बाद ना वाला टू लगाकर बनेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल था। जैसे होगा कि मैं एक नया मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आई वांट, क्या वांट, नया मोबाइल खरीदना, ना आ गया तो खरीदना में ना आया तो टू लगा देंगे। आई वांट टू बाई, क्या बाई, अ न्यू मोबाइल, आई वांट टू बाई अ न्यू मोबाइल। उसको ऐसे बना सकते हैं, आई वांट बाई अ न्यू मोबाइल, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा रूल था। अब आइए नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पे। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एबिलिटी बताया जा रहा है, क्षमता, कैपेबिलिटी, कि आप में कैसी क्षमता है। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, क्या इसकी तरह नहीं लग रहा है? इसमें भी दो वर्ब आया, इसमें भी दो वर्ब आया, लेकिन इसका हेडिंग दिया डबल वर्ब, इसका हेडिंग दिया एबिलिटी। यहाँ जो डबल वर्ब आएगा ना, डबल वर्ब एकदम सिंपल सा यूज होगा, और यहाँ जो आ रहा है ये एबिलिटी के लिए आएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, इट मीन्स मेरे में एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाना जानता हूँ, इट मीन्स मेरे में एबिलिटी है अंग्रेज़ी पढ़ाने की। वह पहाड़ पर चढ़ना जानता है, यानी उसमें कैपेबिलिटी है पहाड़ पर चढ़ने की। तो ये पॉइंट आएगा। इसके लिए हिंदी में दिया हुआ है 3 सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, और मुझे पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तीनों एक ही चीज़ है, इंग्लिश तीनों का एक ही होगा, लेकिन ज़रा सा रूल अलग अलग है। यहाँ पर जैसे सेंटेंस है कि हम लोग अगर क्वेश्चन पूछें तो बोलेंगे क्वेश्चन, क्रिकेट खेलना जानते हो, लूडो खेलना जानते हो, चेस खेलना जानते हो। क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, और आंसर में हाँ हाँ जानते हैं या आता है, तो ये आंसर के लिए यूज़ हुआ। और ये वाला जो सेंटेंस है, मुझे पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, जब हम गुस्से में अपनी एबिलिटी को बताना चाहते हैं तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई काम आता है, जैसे देखते हैं अक्सर शादी पार्टी वगैरह में कुछ लोग होते हैं जो काम में बिल्कुल बिजी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी छोड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा शो करते हैं कि वही सारा काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ डायरेक्शन, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, उनके डायरेक्शन के बिना भी काम हो जाएगा, लेकिन वो उनकी आदत होती है। तो ऐसा होता है, अक्सर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि शादी पार्टी में कहीं गए और दिल से काम कर रहे हैं, और काम करते हुए आपके कोई जो हैं वो बार बार आपको कोई ना कोई एडवाइस दी जा रहा है, ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे। अब गुस्सा, देखिए ज़्यादा दिमाग मेरा मत भूकाइए, हमको पता है कैसे किया जाता है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, हमको पता है कैसे किया जाता है। यही सेंटेंस झुंझलाहट में, गुस्से में, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, आपको हमको बीच में टोकना, सर ऐसे नहीं ऐसे, सर ऐसे नहीं ऐसे, बोला तुम ही टीचर हो, हमको आता है कैसे पढ़ाया था, चुप से बैठो। आता है कि नहीं होता है, ऐसे टीचर्स बोलते हैं। यानी अपनी एबिलिटी को गुस्से में बताने के लिए हम लोग इस टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तीनों सेम है, जहाँ कीजिए क्वेश्चन आंसर जैसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तीनों के लिए एबिलिटी बताने के लिए एक वर्ड यूज होता है, और वो वर्ड होता है हाउ टू। हमेशा हाउ टू का प्रयोग होगा। तो अब ज़रा सा इसको हम बनाना देखते हैं। अगर हम इसको रूल से ना समझेंगे तो देखिए, तो ज़रा सा, यहाँ है मैं जानता हूँ, और यहाँ है मुझे आता है, और यहाँ है मुझे पता है। 3 तरह का ट्रांसलेशन हो गया। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग ना लगाएं तो यहाँ जानना का नो लिखेंगे, यहाँ आता का कम लिख देंगे, और यहाँ पता का एड्रेस लिख देंगे। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन होता है ना ऐसा। तो उसी प्रकार से आप ये देखिए कि चाहे हम बोले मुझे, मैं जानता हूँ,
चाहे हम बोले मुझे आता है, चाहे हम बोले मुझे पता है, तीनों का इंग्लिश एक ही होगा। यानी यहाँ पर आई और जानना या पता या आना, तीनों के लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? नो। आई नो बना दिया, मैं जानता हूँ, मुझे आता है या मुझे पता है। अब क्या बोला गया एक्स्ट्रा वर्ड आपके सामने? हाउ टू। आई नो और यहाँ पर वर्ड लगाइए हाउ टू। अब बताइए टू के बाद कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म हमेशा बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है वर्ब आपका? वर्ब है खेलना। तो खेलना के लिए वर्ड क्या हो जाएगा? प्ले। अब क्या प्ले? तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। समझ में आया? अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ हाउ कहाँ से आ गया, तो आप तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैसे खेला जाता। तो तीसरे वाले सेंस में तो इसका सेंस निकल ही रहा है, भले ही पहले दूसरे वाले में ना निकले। तो तीनों का इंग्लिश एक ही होगा। तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो इतना तक आपका तो सेम हो गया, ये कभी नहीं बदलेगा। अब बदलेगा तो यहाँ से बदलेगा, या ये बदलेगा तो आपका ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, तो क्या हो जाएगा? आई नो हाउ टू, यहाँ क्या हो जाएगा? टीच, और टीच क्या? इंग्लिश। इस तरह से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। मुझे कपड़ा धोना आता है, आई नो हाउ टू वॉश क्लॉथ। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड। ऐसे करके हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी रूल आपको समझ में आ गया, ये एबिलिटी के सेंस में आएगा। उसके बाद नंबर 4 जो है वो कोई रूल नहीं है, लेकिन इसमें है कि लॉन्ग सेंटेंस। अक्सर ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि जब लंबा सेंटेंस आ गया तो हम लोग उसको बनाएं कैसे। हालांकि इजी होता है, लेकिन अगर पहले क्या लिखें, बाद में क्या लिखें, बीच में क्या लिखें, इस कन्फ्यूजन में नहीं बन पाता है। देखिए सिंपल बात समझिए, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही ना स्ट्रक्चर होता है आपका। इसके अलावा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसमें से सब्जेक्ट को निकाल लीजिए, वर्ब को निकाल लीजिए और ऑब्जेक्ट को निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहला चीज़, हम लोग हर रविवार अपने दोस्तों के साथ सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? हम लोग। और वर्ब, यहाँ वर्ब है, तो वर्ब तो डबल वर्ब वाला है, अभी डबल वर्ब आपको सिखाया ना, यहाँ पे डबल वर्ब आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है एक प्रकार का, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में कई ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में एक ही मेन ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी जो उसके अलावा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंशन। क्या कह सकते हैं? एक्सटेंशन। तो आप देखिए, तो इसमें से मेन ऑब्जेक्ट को निकालिए। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है, हम लोग खेलने जाते हैं। तो खेलने जाते हैं, आप अपने वर्ब से पूछिए ना, वो बता देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ छुपा हुआ है। खेलने जाते हो, क्या खेलने जाते हो? निकाल के दिखा दिया कि क्रिकेट। समझ में आ रही बात? इसी तरह से हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो जाते हो तो कहाँ जाते हो? तो ऑफिस जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ? क्रिकेट। ये आप पहले बना लीजिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले बना लीजिए। तो पहले बनाइए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वी, उसके बाद वर्ब कौन हो गया? खेलने जाते हैं, तो वी गो टू प्ले, वी गो टू प्ले। अब क्या प्ले? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया मेन आपका, वी गो टू प्ले क्रिकेट। ये आपका बन गया। देखिए बस इतना ही तो आपको बनाना ही था। अब बोलिए सर इतना सारा बचा हुआ, ये बचा हुआ बता देते हैं। बड़ा सिंपल रूल है, आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब कोई रूल ही नहीं है। इट मीन्स अब और आसान हो गया। अब आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख सकते हैं, अब आप चाहें तो पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख सकते हैं, अब आप चाहें तो पहले इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ लिख सकते हैं, और चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ लिख सकते हैं। यानी सब्जेक्ट कंप्लीट, वर्ब कंप्लीट और मेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो एक्सटेंशन बचा उसका कोई नियम ही नहीं होता है, जैसे चाहिए वैसे लिख दीजिए। लेकिन आसान तरीका यह है कि एक लाइन से उतार दिया जाए। एक लाइन से उतारने में क्या होता है कि भूल नहीं सकते हैं हम लोग। तो बोलिए सबसे पहला एक्सटेंशन क्या है? हर रविवार। तो हर रविवार का यहाँ क्या हो जाएगा? एवरी संडे। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, इसका क्या हो जाएगा? साथ का होता है विथ, और अपने दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ तो विथ माई फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद सुबह, सुबह यानी सुबह में, प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे सबको। सुबह में का इंग्लिश क्या होता है? इन द मॉर्निंग। उसके बाद 5 बजे, टाइम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो एट कितने बजे? 5 o'clock हो गया। उसके बाद कुछ और बच रहा है, बच रहा है कहाँ? सिटी फील्ड में। तो मे के लिए क्या हो जाएगा? इन, और यहाँ वर्ड आ गया सिटी फील्ड। बन गया आपका।
कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस मेन चीज क्या था, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ लिख दिया, बाकी एक लाइन से उतार दीजिए। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, वी गो टू प्ले क्रिकेट इन सिटी फील्ड इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एवरी संडे विथ माई फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है, कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई रूल ही नहीं होता है। रूल होता है तो सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, जो आपने ऑलरेडी पहले लिख दिया। तो जहां लंबा चौड़ा सेंटेंस दिखे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, वर्ब लिख दीजिए और मेन ऑब्जेक्ट एक ढूंढ लीजिए, और बाकी एक्सटेंशन को प्रीपोजिशन लगा लगा कर आगे बढ़ाते चले जाइए। तो लंबा सेंटेंस बनाना भारी नहीं बल्कि और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया, ये आप बना लिया, इसके बाद कोई नियम ही नहीं है, इसको बाद में, इसको पहले, इसको पहले, इसको बाद में, कुछ भी कर सकते हैं। हम सिर्फ एक लाइन से इसलिए बोला ताकि उसमें भूलने का चांसेस ना रहे। आप बीच से इसको उठा के लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको भूल गए, तो इससे अच्छा कि एक लाइन से लिख चलो, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये कुछ 4 नियम थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो बेसिक के बाद आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आपके फाइल में पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का असाइनमेंट दिया हुआ है, अब आप आज उसको बनाएंगे और देखेंगे कि कितना खूबसूरत खूबसूरत सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से हैबिट और रूटीन का मिलाकर उसमें दिया हुआ है। तो फटाफट उसको आप लोग बना लें। फिर हम लाइव आ ही रहे हैं तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी हम करा देंगे कि कहाँ पर आप फंस रहे हैं या कहाँ पर आप नहीं बना पा रहे हैं, या कुछ सेंटेंस अपने से हम बोलेंगे वो अभी आप बनाएंगे यहाँ पर। तो ये अभी के अभी हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है, तो ये वीडियो भी उम्मीद है कि पसंद आया होगा आप लोगों को। अगला हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। ठीक है, गुड बाय।